नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट तय करने के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे, राजेश धर्मानी, वीरेंद्र राठौड़, डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं। इस बैठक में टिकट के दावेदारी के फॉर्मूले को तय किया जा सकता है। बैठक के बाद कमेटी से प्रदेश कांग्रेस की चुनाव से संबंधित विभिन्न कमेटी के प्रतिनिधि भी मुलाकात करेंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। सूर्यकांत धस्माना जी, जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, किन किन विषय पर चर्चा होनी है और क्या कुछ इस बैठक के बाद सामने आएगा? स्क्रीनिंग कमेटी का जो मूलतः काम है वो स्क्रूटनी ऑफ दी पीपल हु वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी स्क्रूटनाइज करना, उनके बारे में जानकारियां जो अभी तक ऑब्जर्वर्स ने हासिल करी हैं, उसके बाद उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या आम शोहरत है, उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये सारा करके पैनल बनता है। उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सुबह से चल रही है। पहले कोर कमेटी के साथ थी और अब अलग विभिन्न जिला अध्यक्षों के, महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक है। उसके बाद पार्टी के जो अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों के साथ बैठक है। हमारी जिसका मैं संयोजक हूँ, मैनिफेस्टो कमेटी, वो भी अपना एक प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में देने वाली है। जो राज्य के तमाम वो विषय जो मैनिफेस्टो में आने हैं उनके ऊपर चर्चा होनी है। तो यही सारे विषय हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, जिस तरह से टिकट वितरण की बात आपने कही, सारी चीजें देखी जाएंगी। क्या कुछ मानक इस बार तय किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से जो टिकट वितरण के दौरान ध्यान में रखे जाएंगे? टिकट वितरण के बहुत सारे मानक होते हैं, उस पर भी हम चर्चा नहीं कर सकते। अभी तो बैठक हो रही है और बैठक के बाद हम लोग बता पाएंगे कि अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या मानक तय किए। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस और बीजेपी की वहां पर देखने को मिल रही है, दल बदल की भी स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या जो दल बदल करके कांग्रेस में आएंगे उनके लिए कुछ विशेष रहेगा इस बार? अब ये पूरे भारतीय राजनीति का चरित्र हो गया है जी। पूरे भारत की राजनीति में अब उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी 60% के तो कांग्रेस के लोग हैं जो चला रहे हैं। बीजेपी में तो योग्य लोग थे ही नहीं, तो कांग्रेस से लेने पड़े उन्हें उधार। आपको पता है उत्तराखंड में अगर कांग्रेस के लोग ना होते तो उनका मंत्रिमंडल भी पूरा ना बन पाता। टोटल जो मंत्री थे उनमें से 60% मंत्री कांग्रेस के थे। आज भी सतपाल महाराज हो, रेखा आर्य हो, सुबोध उनियाल हो, हमारे तमाम मंत्री वहां पर जो परफॉर्म करने वाले मंत्री हैं, जो काम करने वाले मंत्री हैं, वो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। इसलिए अब ये आना जाना लगा रहता है राजनीति में। इसमें कोई ऐसा नहीं रह गया कि नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत ये केवल कहने की बातें रह गई हैं। इधर के उधर, उधर के इधर कभी भी हो सकते हैं। तो अगर आएंगे उधर से बीजेपी से जो आपके यहाँ से गए थे, तो स्वागत रहेगा उनका? जी, जो आपके यहाँ से बीजेपी में गए थे, अगर वो इस चुनाव में वापस आते हैं तो क्या स्वागत रहेगा पार्टी में? अब देखेंगे उनकी स्क्रूटनी, असली स्क्रूटनी उनकी होनी है जी। उनके बारे में उनका कैरेक्टर रोल क्या है, उनकी आस्था पार्टी के अंदर कैसे वापस आ गई, उस बारे में पार्टी तय करेगी। ये हाईकमान का विषय हमारा है नहीं। सूर्यकांत धस्माना जी, यहाँ पर एक चीज और आखिरी में मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से मीटिंग चल रही है टिकट वितरण को लेकर, कब तक माना जाए कि कब तक कांग्रेस घोषणा कर देगी आने वाले समय में? हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पहली लिस्ट अपनी जारी कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि बैठक चल रही है टिकट वितरण को लेकर और जल्द ही स्थिति साफ होगी और दिसंबर के अंत तक प्रत्याशियों की घोषणा उत्तराखंड में कांग्रेस कर सकती है। उत्तराखंड में अब खेल प्रतिभाओं को चहुमुखी विकास का मौका मिलेगा। सिर्फ 8 वर्ष की अगर हम बात करें, जिस तरह से सिर्फ 8 वर्ष की आयु से ही प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें तराशा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित खेल नीति पर मुहर लगा दी है। उभरते हुए खिलाड़ियों और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को राज्य की समूह ख और समूह ग सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का तोहफा मिलेगा। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल की सचिवालय में देर शाम तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में तकरीबन 30 बिंदुओं पर निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए नीति के साथ ही भोजन माताओं का मानदेय 1000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया। अब राज्य में 25,000 से ज्यादा भोजन माताओं को प्रतिमाह 3000 रुपए मानदेय मिलेगा। वहीं पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में 70 रुपए की वृद्धि की गई, उन्हें 570 रुपए दैनिक मिलेंगे। एक महीने में यह वृद्धि 2100 रुपए की गई है। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है और इसी के चलते आज बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय पद यात्रा की शुरुआत किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल मुनि के आवास से की गई, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान पहुंचे। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया है कि 2022 में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपाइयों से चुनाव के लिए अभी से जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जनहित में कार्य किए हैं तथा प्रदेश की युवा धामी सरकार द्वारा प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड में 60 सीटें जीतकर राज्य में फिर से सरकार बनाकर इतिहास रचेगी। साथ ही अनिल चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल नौटंकीबाज हैं और वो नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी कर रही है। मोर्चे के द्वारा जो है हमने नैनीताल जिले में अपनी विधानसभा में यह तय करा कि हम हर घर में जाके, जिस प्रकार से हम हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं, तो मोदी जी केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर हर घर तक पहुंचने का काम आज से संकल्प यात्रा इसको है। तो हम पूरे विधानसभा में यहाँ से पहुँच के केंद्र की योजना को हर घर तक पहुँचाने। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नारा दिया है, अब की बात युवा सरकार 60 के पार। उसी तरह हमारे सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 में हम 60 के पार जाएंगे। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी। सरोवर नगरी नैनीताल में नगर के दर्जनों युवाओं और महिलाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली, आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका के समक्ष यहां नैनीताल क्लब में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद और कर्नल अजय कोठियाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और विचारधारा और उत्तराखंड राज्य नवनिर्माण के नारे से प्रभावित होकर नगर के दर्जनों युवाओं और महिलाओं ने आम आदमी पार्टी का जो दामन थामा है, उनका पार्टी की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। पिछले दिनों अपने हरिद्वार दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की। इसी खुशी में अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी अमित जोशी के अल्मोड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान अमित जोशी ने कहा कि टैक्सी मैक्सी चालक जो लगातार प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, कोरोना काल में टैक्सी चालकों में अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन काम किया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हितों को देखते हुए ये घोषणाएं की हैं। सरकार आने पर इन पर अमल किया जाएगा। नैनीताल में इन दिनों प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। कई सालों से 12 पत्थर सड़क किनारे बने अवैध फड़ खोखों के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से बने फड़ खोखों को हटाना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आज टीमों के अधिकारियों ने सूखाताल और 12 पत्थर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और कई अतिक्रमण को हटा दिया। बता दें कि अतिक्रमण हटाते समय मौजूद लोग अवैध रूप से बनाए गए अपने टिन शेड की छतों पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग
ध्वस्तीकरण के विरोध में सड़क पर लेट गए। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खेल मैदान गौचर में आज 3 दिनों से चल रहे राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर के छात्र छात्राओं का उत्तराखंड महोत्सव खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर आने वाले खिलाड़ियों को जोनल खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीआरओ अधिकारी मनीष कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी सुनील बिजलवाण के साथ ही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार, पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश नेगी मौजूद रहे। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में आज रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहेगा। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री रह सकता है। इससे रात और सुबह शाम के समय की ठंड में इजाफा होगा। इससे पहले सोमवार को रात का तापमान 12 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में कुछ कमी होने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। ठंड बढ़ने के साथ साथ धूप में गर्मी भी कम होगी। बीजेपी ने 2022 के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कसरत करनी शुरू कर दी है। देहरादून में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बैठक हुई और घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर निशंक के मुताबिक घोषणा पत्र समिति के सदस्य सभी सांगठनिक जिलों में जाकर प्रमुख मुद्दों का फीडबैक लेंगे। साथ ही सभी जिलों में भी घोषणा पत्र समितियां बनाई जाएंगी। बैठक में समिति के सदस्य राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चुफाल और शिक्षाविद डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। मसूरी में देर शाम आसमान में बादल छाए रहे, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। बढ़ती ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में मसूरी में सैलानी जमकर मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। वहीं मसूरी के पर्यटक मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की माने तो अगर इसी तरह तापमान में गिरावट दर्ज हुई तो मसूरी में दिसंबर में बर्फ पड़ सकती है। जिस हिसाब से मेरे पीछे देख सकते होंगे मौसम एकदम करवट बदल ली। है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है।
और काफ़ी भीड़ भाड़ है वैसे मसूरी में, उसके साथ ठंडा बढ़ गया है और लोगों को मज़ा भी आ रहा है, ठंड का मज़ा ले रहे हैं सिनारी यहाँ पे घूमते। गर्म कपड़ों को बहुत सारा लेना पड़ेगा क्योंकि शाम के समय पाला भी पड़ने लग गया है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।